नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा तनीजा पाहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू फर्स्ट में। तैयारी सीटेट की के अंतर्गत जो विषय आज मैं लेकर के आई हूँ वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण। आइए शुरू करते हैं। वुडवर्ड की स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। द इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का ही ये हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसी का ही उत्पाद है वो। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ऐसे ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की हम कह सकते हैं कि उसके विकास में सहायता करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी कहते हैं वंशानुक्रम को। जो भी हमारे जन्म से संबंधित विकास है वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। इसीलिए क्योंकि ये नेचुरल है इसलिए इसे नेचर भी कहा गया है। प्रकृति, इसी के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। और दूसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण। समाज से संबंधित जो विकास है वो वातावरण के अंतर्गत आता है। इसे नर्चर यानी कि पोषण कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी जिस तरह का पालन पोषण हम कहते हैं कि आप बच्चे को देते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसके विकास पर। तो नेचर क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल से समझिए कि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचर नेचर के हाथ में है, तो ये प्रकृति के अंतर्गत आता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम में। और नर्चर यानी कि पोषण, जो पालन पोषण हम करते हैं, जो पोषण हम प्रदान करते हैं उसके माध्यम से। तो इसका अर्थ हुआ वातावरण। तो ये वातावरण से संबंधित है। सीधा एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता वंशानुक्रम वातावरण, तो नेचर और नर्चर को लेकर के भी बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नेचर, हेरिडिटी और नर्चर, एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी, वंशानुक्रम आखिर है क्या। तो वंशानुक्रम की बात करें तो रूथ बेंडिक कहते हैं कि हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कि इन्होंने कहा कि जो वंशानुक्रम होता है वो है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, यानी कि जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनको ट्रांसमिट करना। और कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, माता पिता से जो संतान को प्राप्त होने वाले गुण होते हैं उन्हीं को वंशानुक्रम कहा जाता है। बी एन झा कहते हैं इस बारे में कि हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। इनबॉर्न यानी कि जन्मजात, और इंडिविजुअल ट्रेट्स किसी भी व्यक्ति की जो गुण है, तो इन सब का जो योग है वो हेरिडिटी कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी की ओर। वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसमें हम देखते हैं कि जब ऐसा रहता है कि आगे हमें रिप्रोडक्शन की फॉर्म में आना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो वहाँ पे एक मेल सेल होता है जिसे स्पर्म कहा जाता है और फीमेल सेल को अवम कहा जाता है। तो इन दोनों के 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्ड क्रोमोसोम्स जनरल होते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में मदद करता है। तो यहाँ पर जो मेल है, मेल में एक्स वाई होता है और अवम में यानी फीमेल में एक्स एक्स होता है। मेल सेल में एक्स वाई और फीमेल सेल में एक्स एक्स। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आप देखिए फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स है और मेल के पास एक एक्स एक वाई है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म और अवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट में भी हम देखते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 मदर से मिलते हैं, 23 फादर से मिलते हैं। तो यहाँ पे भी एक जो पेयर है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का होता है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि सेक्स क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक्स का एक्स के साथ मैच होता है, मेल का एक्स और फीमेल का एक्स, अगर इनका मैच होता है तो यहाँ पर स्थिति बनती है एक बॉय की उत्पत्ति की, एक बालक की उत्पत्ति की यहाँ पे संभावना बनती है।
और अगर एक्स का वाई के साथ होता है तो गर्ल की यानी कि बालिका की उत्पत्ति की संभावना होती है यहाँ पर। तो एक यहाँ पे एक जनरल इशू है जो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसके लिए मदर को दोषी ठहराया जाता है कि ये लड़की पे लड़की पैदा हुए जा रही है। तो यहाँ पे ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि फीमेल के जो सेल्स हैं, फीमेल के पास दोनों ही एक्स एक्स है, तो फीमेल में तो कहीं गुंजाइश है ही नहीं कि उसकी तरफ से कहीं लड़की होने की संभावना नहीं है। एक्स वाई, क्योंकि वाई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाई की वजह से ही लड़की होती है और वो वाई सेल जो है वो मेल के पास है। तो यहाँ पर इस बात को आपको एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि इस बात को आगे उठाएं कि इसके लिए एक फीमेल जिम्मेदार नहीं है, मेल जिम्मेदार है। तो उसे इस बात का दोष नहीं दिया जाना चाहिए। फिर ये यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जाइगोट के बाद। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, चाहे हो सकता है वो एक्स एक्स हो सकता है वो एक्स वाई हो। फिर उसके बाद जीन्स, आप देखेंगे ये जो क्रोमोसोम्स है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें एक क्रोमोसोम्स में लगभग 40 से 100 जीन्स होती हैं। और ये जो जीन्स होती हैं इन्हें कहते हैं हेरिडिटी डिटरमाइनर्स। ये ट्रेड्स बताती हैं, अलग अलग हेरिडिटी को हमारी डिटरमाइन करती है, बताती है। तो एक जीन में एक ट्रेट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम में 40 से 100 तक की जीन्स होती हैं। तो इसी हिसाब से लगा लीजिए आप कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो कितनी जीन्स होंगी उसमें। तो ये प्रोसेस है हेरिडिटी का। इसके बाद हम बात करते हैं लॉज की, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी की। ये वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांतों की हम बात करेंगे। तो इसमें पहला है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, बीज कोश की निरंतरता का नियम। तो बच्चे को जो जन्म देने वाला बीज कोश होता है जर्म प्लाज्म, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ये जो बात कही है, ये जो नियम जो इन्होंने दिया है वो है विजमन। विजमन ने ये नियम दिया कि बच्चे को जो जन्म देने वाला जर्म प्लाज्म होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं कि जो बीज कोश होता है उसका काम क्या होता है कि जर्म प्लाज्म, ये जो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, इसका निर्माण करना होता है। और ये जो बीज कोश होता है ये बच्चे को अपने माता पिता से मिलता है और वो क्या करता है, वो भी उसे आगे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो बीज कोश होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये जो स्टेटमेंट है विजमन ने ये नियम दिया। तो इसके क्रिटिसिज्म में बी.एन. झा कहते हैं कि यहाँ पे जो हस्तांतरण की बात हो रही है, जो ट्रांसमिशन की बात हो रही है, वो तो लग रहा है मानो ऐसा लग रहा है कि कहीं एक बैंक से निकाल करके कोई चीज़ दूसरे बैंक में रख दी। तो विजमन का ये जो सिद्धांत है वो वंशानुक्रम की जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना ही उसकी व्याख्या कर पाता है और ना ही ये सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसलिए इस नियम की बहुत अधिक महत्ता नहीं है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। इसमें आपने सुना होगा लाइक टेंड्स ऑफ बिगेट लाइक। ये लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक यानी कि कह सकते हैं जैसे लाइक बिगेट्स लाइक का अर्थ ये भी है कि बच्चा जो होता है रंग रूप आकृति या विद्वत्ता इन सब चीज़ों में अपने माता पिता से मिलता जुलता है। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब जैसा है वैसे ही। तो बच्चे को ना केवल अपने माता पिता से बल्कि उनके जो पहले के पूर्वज हैं उनसे भी अपने अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता गोरे हैं तो एक संतान उनकी गोरी पैदा होती है और दूसरी संतान वहीं देखते हैं तो वो गोरी नहीं है, वो उसका कलर थोड़ा डल है और देखने में आता है कि माता पिता गोरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन दादा का जो रंग है वो थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि माता पिता का ही, जो उनके माता पिता के पेरेंट्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनका भी आ सकता है सामने। तो लाइक बिगेट्स लाइक में सोरेनसन कहते हैं कि जो जैसे बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान
और जो साधारण है उनके बच्चे साधारण, और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ऐसा सोरेनसन ने कहा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जो शारीरिक रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे माता पिता के समान होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि समान होते हैं? ये नियम भी अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि देखा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, काले माता पिता के बच्चे गोरे भी होते हैं, गोरे के काले भी हो जाते हैं। तो ये है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। उसके बाद है लॉ ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का नियम। अब इस नियम में क्या होता है कि बच्चा अपने माता पिता के बिल्कुल समान तो नहीं होता, लेकिन उनसे कुछ भिन्न होता है। अब सोरेनसन इसके बारे में बताते हैं इसका कारण, कि ये जो विभिन्नता होती है इसका कारण क्या होता है कि माता पिता के जर्म सेल्स की विशेषताएं होती हैं। जर्म सेल्स में अनेक जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, जो अलग अलग तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। कभी किसी के साथ कोई चीज़ मैच हो रही है, कभी किसी के साथ, तो इस तरह से बच्चों का निर्माण होता है। इसमें डार्विन और लेमार्क के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि जो विशेषताएं उपयोगी नहीं होती हैं वो प्रयोग में नहीं आती हैं तो उसका लोप हो जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषताएं हैं और वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है तो वो विशेषताएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। फिर आता है उसके बाद लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का नियम। अब ये लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या है? इस नियम में क्या होता है कि बच्चे में अपने माता पिता से विपरीत गुण पाए जाते हैं, उल्टे। बच्चा अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को छोड़कर जो सामान्य गुण होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है। जैसे कि देखा जाता है कि जो महान व्यक्ति हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो साधारणतः महान नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है कि माता पिता के जो जीन्स होते हैं उनमें से कभी कोई डोमिनेंट हो जाता है तो कभी कोई रिसेसिव हो जाता है। और माता पिता में जो उनके पूर्वजों में किसी एक का भी जीन्स डोमिनेंट हो सकता है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया कि अब जैसे महान व्यक्तियों की बात करें, अब जैसे महात्मा गांधी का बहुत नाम है, महात्मा गांधी के जो बच्चे हैं उनका बहुत नाम है नहीं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें सामने आए। तो रिग्रेशन यही कहता है कि विशिष्ट गुणों को छोड़कर सामान्य गुण को पकड़ लेता है वो। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है। फिर आता है लॉ ऑफ इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट्स अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम है ये। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में जो भी गुण अर्जित किए जाते हैं वो संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। अब इस बात को लेकर के लेमार्क अस्वीकार करते हैं इसको। वो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित कर लेता है वे जो है, अगर जो उनके द्वारा उत्पन्न जो आगे आने संतान है उनकी, उसमें संक्रमित हो जाता है। इसका लेमार्क ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जो जिराफ है उसकी जो गर्दन है पहले बहुत कुछ छोटी थी, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां हुई कि जैसे ऐसा कहा गया कि नीचे का जो जितना उसकी गर्दन की अप्रोचेबिलिटी थी उतने लीव्स वगैरह सब खत्म हो गई थी, तो उसको मतलब पेड़ ऊंचे ऊंचे थे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, तो उचक उचक के पहुँचता था। तो ऐसे उचकने में क्या हुआ कि ये बहुत समय लगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत ऐसा हुआ, समय लगा। तो धीरे धीरे जो गर्दन है वो बढ़ने लगी। क्या होता था कि धीरे धीरे बढ़ने लगी तो जो और उनकी संतान उत्पन्न हुई उसकी बड़ी हुई गर्दन थी, फिर उसने उचकना शुरू किया, फिर उसकी और बड़ी हुई। तो ऐसे करते 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 बहुत हज़ारों साल लग गए इस बात को, और ये जो गर्दन का जो गुण है ये अगली पीढ़ी में संक्रमित होने लग गया। अब इसके बारे में वुडवर्थ जो है वो इसको डिनाई करते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है, मान लो अगर ऐसा है कि इनहेरिटेड वाला जो है जो कॉन्सेप्ट है ये भी बच्चों में जाता है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई भाषा सीखी हुई है तो क्या आपके जो जो जीन्स है वो क्या बच्चे में उस गुण को संक्रमित कर पाते हैं? अगर मुझे संस्कृत आती है, संस्कृत भाषा का मुझे ज्ञान है, और मेरी मतलब संतान अस्तित्व में आने से पूर्व ही मुझे इसका ज्ञान था, यानी मेरे अंदर उससे रिलेटेड जीन था, ट्रेट था ना, और उसके बाद
जब प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन इत्यादि हुआ, जब ये डिसाइड हुआ कि कौन कौन से ट्रेड्स जाएंगे, तो उस दौरान हम देखते हैं कि वो भाषा वाला जो ट्रेड था भाई वो नहीं संक्रमित हुआ, या कहीं बहुत रेयर चांस है कि वो संक्रमित हो। तो इस तरह से जो अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम दिया तो वुडवर्थ ने उसका खंडन किया। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को करने में उन्हें बहुत समय लगा, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपने कुछ जो बताए, फैक्ट्स निकल के आए वो बताए। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, और चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले हैं ये। इन्होंने मटरों का प्रयोग किया था। मटर तो एक थी, मतलब दोनों ही जो थी। मटर कैसी थी, उन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो एक पादरी थे, तो चर्च के बगीचे में ही उन्होंने बड़ी और छोटी मटर बिल्कुल इक्वल बराबर संख्या में मिलाकर बोई। अब उसके बाद क्या हुआ कि मिला करके बोई उन्होंने, दोनों को मिला करके बोया, तो उससे क्या हुआ कि वर्ण संकर मटर आई, हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं, मिक्स। उसके भी ट्रेट आ गए, उसके भी ट्रेट आ गए, छोटी के भी आ गए, बड़ी के भी आ गए, तो उसे वर्ण संकर हाइब्रिड कहा गया। फिर मेंडल ने क्या किया कि ये जो वर्ण संकर मटरें थी, यानी हाइब्रिड मटर थी, इनको फिर बोया, और बार बार उसे बोते रहे। तो फिर देखते हैं अंत में जो शुरू में मटर थी शुद्ध, वो मटर आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करें कि हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन दो ब्रीड्स ली, और दो ब्रीड्स लेकर के, प्रजाति लेकर के उसको उसका आर्टिफिशियल कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन कराया, हाइब्रिड किया, उसको मिक्स किया, तो दोनों के ट्रेड्स आए। अब जो आ रही आने वाली पीढ़ी है, फिर उसको बोया है मटर को, तो वो हाइब्रिड वाली आ रही है। अब हाइब्रिड के बाद फिर उसने देखा कि कुछ के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद शुद्ध मटर भी आई। तो ऐसे ही होता है क्या कि पेरेंट्स से हमें ट्रेड तो मिलते हैं। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स से ना मिलके हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके ट्रेड्स भी आ जाते हैं। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि इसकी जो आंखें हैं ना, इसके मम्मी पापा पे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके दादा पे ज़रूर है, इसकी दादा की आंखें ऐसे। अब दादा तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व तो मदर और फादर है, तो उनके ट्रेड आने चाहिए, लेकिन नहीं। ट्रेड्स जो है फादर में भी तो वो ट्रेड होगा ना, जो आइज वाला ट्रेड है वो फादर में भी आया होगा, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं हुआ होगा। होता ये है कि ट्रांसमिशन तो होता है ट्रेड्स का, डोमिनेंट वाले आगे आ जाते हैं, रिसेसिव वाले पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए वो जो आइज वाला ट्रेड था, वो मतलब मान लीजिए जैसे दादा में था, तो पापा में नहीं गया, लेकिन पोते में चला गया, तो कहाँ पे वो डोमिनेंट हुआ ये देखने की ज़रूरत है। तो चूहे पर भी इन्होंने प्रयोग किया, काला चूहा और सफ़ेद चूहा लिया, और उनका हाइब्रिडाइजेशन करा के फिर जैसे मिक्स किया, तो काले चूहे आए, काले सफ़ेद आना बंद हो गए। फिर जैसे 3 काले हैं, 1 सफ़ेद है, तो इस तरह से रेशो रही। फिर धीरे धीरे इसी को रिपीट करते रहे प्रोसेस को, तो देखा काले और सफ़ेद अंत में दोनों ही फिर से चूहे आए। तो ये जो है ये कहलाता है मेंडलिज्म, मेंडलवाद। बीएन झा ने इसके लिए कहा कि व्हेन द हाइब्रिड्स कम टू फॉर्म देयर ओन स्पर्म्स और एग सेल्स, दे प्रोड्यूस प्योर पेरेंटल टाइप्स विद द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जो हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड्स को समझिए कि मिक्स करके जो हम बनाते हैं, तो हाइब्रिड्स जो हैं, जो कि अपने सेल्स और एग सेल्स, जो स्पर्म और अवम है, उसको फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंटल टाइप्स, प्योर पेरेंटल टाइप्स को प्रोड्यूस करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ।
अब ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं ये ये रिसेसिव को इनएक्टिव कर देते हैं, और रिसेसिव जो है वो भी डोमिनेंट हो सकता है। ये जो स्थिति है रिग्रेशन वाली, ये जो स्थिति है रिग्रेशन का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि कहा कि काले माता पिता के यहाँ गोरे बालक का जन्म होता, बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरह से मेंडल ने अपने जो उनका एक्सपेरिमेंट है उसके माध्यम से हमें ये दिया। ये बहुत ही फेमस है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये हमने लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। वातावरण क्या है? वातावरण पर्यावरण को कहते हैं। पर्यावरण परि जमा आवरण। परि कहते हैं चारों आवरण जो ढका हुआ है, जो चारों ओर आपके जो कुछ भी मिलता है वो सब एनवायरनमेंट है। वुडवर्ड कहते हैं कि एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स। जो आउटसाइड फैक्टर्स है वो सारे कवर कर लेता है एनवायरनमेंट, और दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन लाइफ। जब से उसकी ज़िंदगी जीवन शुरू हुआ है तो तब से ही लाइफ बिगेन हुई है, मतलब कि जब से फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल की फॉर्म में आया और धीरे धीरे सेल डेवलपमेंट हुआ, मतलब वो एक लाइफ आ गई, तब से लेकर के एनवायरनमेंट इफेक्ट करता ही है। फिर बोरिंग, लैंडफिल और वेल्ट कहते हैं कि द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। मतलब इंडिविजुअल को पूरी तरह से इफेक्ट करता है वो, बस उसकी जीन्स को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो जेनेटिक होती है। तो ये एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है? तो सबसे पहली बात जो कहनी है वो है वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो पृथक नहीं किए जा सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते। किसी भी तरह से इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके लिए हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है। वंशानुक्रम जो हमें पेरेंट्स से मिला है, और वातावरण जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं उससे मिला है। तो ये कभी भी हमारी लाइफ से अलग नहीं हो सकते, दोनों को हम अलग कर ही नहीं सकते। इसी तरह से दोनों का बिल्कुल ही समान महत्व है, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर कोई ये कहे कि दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वंशानुक्रम अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, वातावरण अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, और तो और इंटरडिपेंडेंस बहुत है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी बहुत करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कि एक उदाहरण लेती हूँ मैं कि जो बुद्धि के संबंध में कहा जाता है कि बुद्धि जितनी आपके पास है बहुत ज़्यादा आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। आईक्यू लेवल जितना है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है। हाँ, बट ये है कि जो है वो आपके पास है, आप उसमें आप कैसे सीखते हो चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या है कि अ, अगर हम नई एक्टिविटी मेथड को यूज़ करें तो हम देखते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन वो चीज़ को सीख जाता है। तो वातावरण आपने ऐसा प्रदान कर दिया, तो इसका अर्थ ये है कि वंशानुक्रम से अगर कुछ कोई चीज़ थोड़ी कम भी मिली है तो वातावरण उसकी पूर्ति कर सकता है। तो इंटरडिपेंडेंस दोनों में बहुत है। तो ये रिलेटिव इम्पोर्टेंस है, नॉन सेपरेशन, इक्वल इम्पोर्टेंस और इंटरडिपेंडेंस। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाल अभिवृद्धि एवं विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी यानी हम वंशानुक्रम की बात करें, हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर के लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है या फिर यह इसका प्रभाव क्या है। तो वंशानुक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसी की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है, फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अगर इसके बारे में टीचर को पता है तो वो उनके शारीरिक विकास में अपना योगदान दे सकता है, उनके शारीरिक विकास में हेल्प कर सकता है। फिर आती है उसके बाद कि ये जो वंशानुक्रम है इसकी वजह से ही जो बच्चों की जो इन्नेट कैपेबिलिटीज़ हैं, जन्मजात क्षमताएं हैं, उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और अगर टीचर को ये पता होगा तो वो जो कम मतलब धीरे स्लो लर्नर्स हैं, कम प्रगति करने वाले बच्चे जैसे हो गए, तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनके लिए क्या
स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये वो देख सकता है और उस पर काम कर सकता है। फिर आता है जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों में ही जो लिंगीय भेद की हम बात करें, जेंडर डिफरेंस की बात करें, ये भी वंशानुक्रम के कारण ही होता है। जिससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि विभिन्न विषयों में किसकी योग्यता कितनी होगी, हम इसके बारे में जान पाते हैं और इस तरह से हम बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का प्रबंध कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आती है तो ऑब्वियसली बच्चों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से भी जो बच्चा अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है उसका लर्निंग पेस, जो बच्चों की सीखने की गति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो अगर टीचर इस बात को समझ जाता है तो वो अपने जो ऐसे स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा सहनशील हो जाता है और जो जल्दी से सीख जाते हैं बच्चे उनको और ज़्यादा काम दे सकता है वो। तो इस तरह से फिर उसके बाद डिफरेंस इन डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल टेंडेंसीज़। तो ये जो टेंडेंसीज़ होती है, कुछ टेंडेंसीज़ जो हैं चाहे वो डिज़ायरेबल है चाहे वो अनडिज़ायरेबल है, ये उसको हेरिडिटी से मिलती है। टीचर को अगर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो डिज़ायरेबल को वो एक्सेप्ट करेगा, मोटिवेट करेगा, और अनडिज़ायरेबल को वो उसका दमन करेगा, उसका मार्गांतरीकरण कर देगा, चैनलाइज कर देगा, उसको कहीं और दिशा प्रदान कर देगा। और तो और वुडवर्ड भी इसके बारे में जैसे कहते हैं कि जैसे कोई अर्बन के जो बच्चे हैं, शहरी बच्चे और जो गांव के बच्चे हैं, उनकी जो मानसिक स्तर होता है वो वंशानुक्रम के कारण ही होता है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लग जाता है तो टीचर उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लेता है। फिर एक ये भी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी योग्य माता पिता उसके बच्चे अयोग्य हों, अयोग्य के बच्चे योग्य हो सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा आइडिया टीचर को रहना चाहिए, टीचर कभी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करे। ये ना सोचे कि अरे ये तो किसी टीचर का बेटा है, बच्चा है तो ये इंटेलिजेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। टीचर को थोड़ा अपने उसी हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है वातावरण की। तो वातावरण में सब कुछ आ जाता है, परिवार भी आता है, पड़ोस आता है, मोहल्ला, खेल के मैदान, विद्यालय, सारा वातावरण आता है। तो इस वातावरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी थोड़ा सा, और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। बुद्धि बढ़ेगी मतलब कि IQ लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि बुद्धि को काम करने में मदद ज़रूर मिल रही है। एक्टिविटीज़ के माध्यम से बुद्धि थोड़ी शार्प हो रही है। फिर इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट देते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, अच्छे से सीखता है। और टीचर भी अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट बच्चे को प्रदान करे तो बच्चे को मतलब एक सही दिशा प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टीचर है उसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे, एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, और कह सकते हैं एक दूसरे के बिना इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के संबंध में हमारी पूरी चर्चा थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको आपको अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।